कक्षा 10 के विद्यार्थियों का जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारतीय एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कर लिया है। अब हम रिवीजन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रिवीजन की इस कड़ी में मैं आपके लिए पहला टॉपिक एक बार पुनः लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है वाच्य। वाच्य यानी वॉइस। और वाच्य यानी ये भी कह सकते हैं कि कहने का तरीका। देखिए, इंग्लिश में आपने पढ़ी है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसी प्रकार हिंदी में अपन इसको वाच्य की श्रेणी में लेंगे। अब सबसे पहले बात इस विषय पर करेंगे कि वाच्य में क्या प्रभावित होता है और वाच्य की परिभाषा किस प्रकार से निकल सकती है। देखिए, वाच्य में क्रिया का रोल महत्वपूर्ण होता है। किसका रोल होता है? क्रिया का। देखिए, क्रिया को पूर्ण करने का जहां प्रधान विषय वाक्य का कर्ता, कर्म या भाव हो, उसे वाच्य कहते हैं। देखिए, जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय, प्रधान विषय का अर्थ है मुख्य विषय, यानी क्रिया को कर्ता पूर्ण कर रहा है या क्रिया को कर्म पूर्ण कर रहा है या क्रिया को भाव पूर्ण कर रहा है, ये बात जो बताए उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्ता है या वाक्य का कर्म है या वाक्य का भाव है, वही वाच्य कहलाता है। अब ये कैसे पता चले कि क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्ता है या कर्म है या भाव है? इस आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वाच्य के भेद, कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉइस। तो 3 भेद कौन से हैं? नंबर 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य और 3 भाववाच्य। ये 3 भेद हो गए। अब अगर हमें कर्तृवाच्य की परिभाषा का निर्माण करना हो तो हम ऊपर वाली परिभाषा को सेम लिखेंगे और कर्तृवाच्य की परिभाषा बनाएंगे। ऊपर क्या लिखा है? जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्ता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर हमें कर्मवाच्य की परिभाषा का निर्माण करना हो तो दी सेम चले आइए। जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का चेंज कर दो, कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। समझ गए? शॉर्टकट परिभाषा एक याद करेंगे। एक याद करने पर याद कितनी करनी है? 4।
पहली परिभाषा वाच्य की, क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय जहां वाक्य का कर्ता कर्म या भाव उसे वाच्य कहते हैं। अब अलग अलग वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य की परिभाषा बनाएंगे, जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का भाव हो, या ये लिख सकते हैं प्रधान विषय वाक्य का न कर्ता हो, कौमा न कर्म हो, बल्कि वाक्य का भाव हो उसे भाव वाच्य कहते हैं। ये अब देखिए, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप दो ही वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेकिन इंग्लिश से हिंदी दो तीन कदम आगे चलती है, तो यहाँ तो एक तो ज़रूर चलेगी। तो जहाँ इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव दो सेंटेंस होते हैं वॉइस, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में पढ़ते हैं रमेश किल्ड ए कैट, ये आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पढ़ते हैं। अब आप इसको पैसिव का बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं। जैसे वाक्य का ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लेकर आते हैं, तो यहाँ आप ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ए कैट। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट टेंस के अनुसार वाज आएगी, तो ए कैट वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पैसिव बनाएंगे तो किल्ड, सब्जेक्ट से पहले बाई लग जाएगा, बाई रमेश। इस प्रकार से आप पैसिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी में ऑब्जेक्ट से अर्थात वाक्य के कर्म से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। हिंदी में नियम है कि सब्जेक्ट से ही अर्थात वाक्य के कर्ता से ही वाक्य की शुरुआत होगी। हिंदी का नियम क्या है? कर्ता कर्म, अगर कोई पूरा कर्म है तो वो, या वाक्य की क्रिया, ये नियम है। तो हम इस नियम को लेकर आगे चलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में अलग अलग तरीके से कि कर्तृवाच्य है तो कैसे, कर्मवाच्य है तो कैसे, और भाववाच्य है तो कैसे। परिभाषा का निर्माण करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब सबसे पहले हम कर्तृवाच्य का पता कैसे लगाएं और ये कर्तृवाच्य ही है या नहीं है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वाच्य का प्रथम भेद, जिसका नाम है कर्तृवाच्य। परिभाषा एक बार पुनः दोहरा देता हूं, जहां वाक्य में ये पता चले कि क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्ता है। कौन है? कर्ता है। उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। मतलब कर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मतलब सीधा सा ये है कि वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया है तो वाक्य कर्तृवाच्य का है। उदाहरण के लिए अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया किसकी आएगी? पुल्लिंग क्रिया। कौन सी क्रिया? पुल्लिंग क्रिया। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग क्रिया। अगर कर्ता एक वचन है, एक वचन पुल्लिंग है, तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग। अगर क्रिया बहुवचन पुल्लिंग है, कर्ता बहुवचन पुल्लिंग है, तो क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग। अगर क्रिया बहुवचन स्त्रीलिंग है, कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग आएगी। तो और वो वाच्य कौन सा कहलाएगा? कर्तृवाच्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं रवि। क्या लिख रहा हूं? रवि। अब देखिए, रवि एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। रवि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है।
मतलब क्रिया एक वचन और पुल्लिंग की ही 100% आएगी, तभी वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। जैसे यहां पर पढ़ता है, अब बीच में क्या आएगा वो छोड़ो, रवि के अनुसार क्रिया है, रवि पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग है, रवि एक वचन है, क्रिया एक वचन है। अब देखो रवि पुस्तक पढ़ता है, ये सेंटेंस हो गया। अब यहां अपन दो कर्ता रखेंगे, रवि व मोहन, मतलब बहुवचन प्लस पुल्लिंग करता है, यानी कर्ता बहुवचन में है और पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी किसकी आएगी, बहुवचन की और पुल्लिंग की आएगी। तो यहां पहले से चाहे लिख दो, पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस के आगे यही आएगा, रवि व मोहन पुस्तकें पढ़ते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया आना, कर्ता के अनुसार क्रिया आना कर्तृवाच्य कहलाता है। यही हमने परिभाषा में पढ़ा है। अब मैं यहां लिखूं सीता, क्या लिखूं, सीता, तो सीधी सी बात है कि आगे क्रिया आएगी वो स्त्रीलिंग की आएगी, समझ गए। अब सीता खाना पकाती है, अब बहुवचन में स्त्रीलिंग लिखेंगे, सीता व गीता खाना पकाती हैं। अब यहां पर देखो, है के ऊपर अनुस्वार आ गया, है के ऊपर अनुस्वार आ गया, मतलब बहुवचन होता है तभी अनुस्वार आता है। यहां है के ऊपर अनुस्वार नहीं था, इसलिए ये बात एक बार पुनः साबित हो रही है कि कर्ता के अनुसार अगर क्रिया आएगी तो वो कर्तृवाच्य होगा। अब उम्मीद करता हूं कि कर्तृवाच्य आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, किसकी, कर्मवाच्य की। देखिए कर्मवाच्य में कर्ता का कोई रोल नहीं है, किसका, कर्ता का। कर्मवाच्य में अगर कर्ता नहीं भी है तो भी वाक्य बन जाएगा, क्योंकि कर्ता का रोल ही नहीं है, और जहां कर्ता का रोल नहीं है वहां चाहे कर्ता लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कर्मवाच्य परिभाषा एक बार पुनः, अब तक आपको याद हो चुकी होगी, क्या, जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय वाक्य का कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखो, अब यहां पर पहले हमने कर्तृवाच्य में एक सेंटेंस लिखा था, रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तकें पढ़ता है। यह कौन सा वाच्य था, कर्तृवाच्य था। क्यों था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हमें क्रिया मिली है, सब्जेक्ट पुल्लिंग एक वचन, क्रिया पुल्लिंग एक वचन, मगर यहां ऐसा नहीं होगा, किसमें, कर्मवाच्य में। अब यहां पर अगर मैं ये लिख दूं पढ़ी जाती है और यहां ये लिख दूं रवि, अब आप ये सोचेंगे कि इधर तो पुल्लिंग है और एक वचन करता है, मगर इधर जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है, तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे। अर्थात ये सेंटेंस अगर बन भी जाएगा तो गलत बनेगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम इसी से कर्मवाच्य का सेंटेंस बनाएंगे तो वो एकदम सही बनेगा। अब जहां इंग्लिश में आप सब्जेक्ट के साथ क्या लाते हैं, बाई लाते हैं, बाई रवि, बाई रमेश, बाई मोहन, बाई गीता, बाई सीता, बाई लाते हैं, किसमें, पेशिव में। तो यहां हिंदी में कर्ता के साथ बाई की जगह हम क्या ले आएंगे, द्वारा ले आएंगे, ले आए, रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सेंटेंस बन गया, रवि द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो अगर रवि को भी काट दें, इसको भी काट दें, तो काम तो हो ही रहा है, हमारा सेंटेंस यहां तक बन गया कि पुस्तक पढ़ी जाती है। अब दूसरी बात, रवि वाक्य का क्या है, कर्ता, वाक्य की क्रिया क्या है, पढ़ी जाती, वाक्य की क्रिया क्या है, पढ़ी जाती। और मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में इस बात को अच्छी तरीके से समझाया है, अगर कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या या किस प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछते हैं और अगर उत्तर मिल जाता है
तो वो सक्रिय क्रिया होगी 100%। अब यहाँ से प्रश्न पूछो, रवि द्वारा क्या पढ़ी जाती है? उत्तर क्या मिला आपको? पुस्तक। अब क्या पुस्तक के अनुसार क्रिया है? पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। और तो क्रिया कौन सी आई है? स्त्रीलिंग की। तो यहाँ रवि के अनुसार क्रिया न आकर वाक्य के क्रम के अनुसार क्रिया आई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यह होता कि रवि द्वारा निबंध, अब क्या हो जाता है यहाँ पर? पढ़ा जाता है। रवि के अनुसार क्रिया नहीं आ रही है। क्रिया किसके अनुसार आ रही है? निबंध के अनुसार आ रही है। निबंध पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग आ रही है। हम अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन द्वारा खाना खाया गया। समझ गए? मोहन के साथ क्या लगा है? द्वारा। क्या खाया गया? खाना। मोहन वाक्य का कर्ता है, क्रिया खाया है और खाना के अनुसार क्रिया आई है, मोहन द्वारा खाना खाया गया। अर्थात अब यहां अगर मोहन की जगह सीता होता तो भी वाक्य की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीता द्वारा खाना खाया गया। अब देखो, सीता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? सीता स्त्रीलिंग है, मगर क्रिया किसकी आई है? पुल्लिंग की। क्यों आई है? क्योंकि क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता का कोई रोल नहीं है। क्रिया को पूर्ण करने में जहां कर्ता का रोल नहीं हो मतलब कर्तृवाचक का सेंटेंस नहीं है। अब यहां क्रिया को पूर्ण करने में रोल किसका है? कर्म का। कर्म पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। अब देखो, मान लो यहां पर सीता द्वारा अगर ये होता, खाने की जगह क्या होता? नमकीन होता। सीता द्वारा नमकीन खाई गई। नमकीन के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो एक बार पुनः ये बात साबित हो रही है। क्या साबित हो रहा है? कि अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब है अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया है तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब है अर्थात कर्ता के अनुसार अगर क्रिया है तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। उम्मीद करता हूं कि समझ गए। अब देखिए, यहां कर्तृवाच्य के कई प्रकार से सेंटेंस बने होते हैं। जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्ता होई। जैसे सूचना चिपका दी गई है, दीपावली का त्योहार मनाया गया, या सजा सुनाई गई, या पाठ पढ़ा गया। देखिए, इन वाक्यों में कर्ता है ही नहीं। सूचना चिपका दी गई है, सूचना चिपका दी गई है, स्त्रीलिंग आया है और स्त्रीलिंग किसके अनुसार आया है? सूचना के अनुसार। और सूचना वाक्य का क्या है? कर्म है। अर्थात सूचना वाक्य कर्ता नहीं हो सकता। सूचना कोई आदमी का नाम है क्या? कोई स्त्री का नाम है? नहीं है। तो सूचना वाक्य कर्ता नहीं हो सकता। तो कर्ता नहीं हो सकता, वाक्य कर्म है। अब दीपावली का त्योहार मनाया गया, क्या दीपावली कर्ता हो सकता है? अब अगर ये सेंटेंस को अपन कर्ता जोड़े तो हमारे द्वारा क्या जोड़ सकते हैं? हमारे द्वारा दीपावली का त्योहार मनाया गया। यहां जोड़ सकते हैं कि विद्यालय द्वारा सूचना चिपका दी गई है। यहां अपन कर्ता जोड़ सकते हैं कि न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई। यहां अपन जोड़ सकते हैं कि राम द्वारा पाठ पढ़ा गया। ये कर्ता को जोड़ा है हमने, हालांकि जोड़ दिया मगर कर्ता का कोई रोल नहीं है इसमें। और कर्ता का रोल नहीं हो और वाक्य में कर्म का रोल हो तो ये सभी सेंटेंस किसकी श्रेणी में आएंगे? कर्मवाच्य की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आएंगे? कर्मवाच्य की श्रेणी में आएंगे। अब देखिए, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में क्या अंतर है, इस अंतर को भी अपन देखेंगे। पहले भाववाच्य पढ़ेंगे। अब देखिए, भाववाच्य में
परिभाषा का निर्माण कैसे होगा? देखिए, जहां क्रिया को पूर्ण करने का प्रधान विषय नए वाक्य का कर्ता हो, नए वाक्य का कर्ता, नए वाक्य का कर्म, बल्कि क्या प्रधान हो? भाव प्रधान हो, उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। अब देखो, इतनी देर तक तो हमें पता था कि एक तरफ तो पता था कि रवि पुस्तक पढ़ रहा है, रवि पुस्तक पढ़ता है, ये हमने पढ़ा कर्तृवाच्य में। बाद में इसका हमने वो बनाया क्रमवाच्य, तो हमने ऐसे बनाया कि रवि द्वारा पुस्तकें पढ़ी गई। अब न तो कर्ता प्रधान और न कर्म प्रधान, बल्कि वाक्य का भाव प्रधान होगा। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा कि रवि द्वारा पढ़ा जाता है, रवि द्वारा पढ़ा जाता है। ये वाच्य क्या हो गया? भाववाच्य का हो गया। न तो कर्ता प्रधान है, न कर्म प्रधान है। अब रवि क्या पढ़ता है? कुछ प्रधान नहीं है। और क्या पढ़ा जाता है? ये भी प्रधान नहीं है। प्रधान क्या चीज है? पढ़ने का भाव है ये प्रधान है। अब देखो, छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, आप पढ़ रहे हैं इस वक्त। अब ये कहें कि रवि पढ़ रहा है, ठीक है। अब कोई ये कहे कि रवि व्याकरण पढ़ रहा है या रवि द्वारा व्याकरण पढ़ी जा रही है। अब पेरेंट्स ये कहे कि हाथ में मोबाइल क्यों है? पढ़ रहा है। क्या कहते हैं? पढ़ रहे हैं जना मोबाइल हाथ में है। अब देखो, रवि द्वारा पढ़ा जाता है। अब चाहे मूर्ख बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपका भाव क्या है? आपके हाथ में मोबाइल है, क्यों है? पूरी छूट है और पढ़ने के बहाने कुछ भी करो। मतलब कोई भी पूछेगा तो क्या कहेंगे? क्या काम जारी है? पढ़ाई जारी है, पढ़ा जाता है। अब क्या पढ़ा जाता है ये न तो पूछने वाले को पता है और न जिसने मोबाइल हाथ में दिया है उसको पता है। भाव क्या निकल रहा है? मैंने ये भाव है पढ़ने का। अगर कोई ये कहे कि व्याकरण पढ़ी जा रही है तो कर्म है मैन, और कौन पढ़ रहा है ये बताए तो कर्ता है मैन। कहने का अर्थ है कि कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान है तो क्रमवाच्य, और भाव प्रधान है तो भाववाच्य। छोटा सा उदाहरण और, मान लो किसी ने सांप को मार दिया हो। अब राम ने सांप मारा, राम ने सांप मारा। किसने मारा? राम ने। प्रधान कौन हो गया? राम। अब राम द्वारा सांप मारा गया। मान लो छिपकली होती तो क्या होता? राम द्वारा छिपकली मारी गई, छिपकली के अनुसार क्रिया ही है। अब कोई आए आदमी मारने के बाद में 15-20 मिनट बाद में कोई आदमी आए और ये कह ओ कौन मारे रहे, तो क्या कहा जाएगा? राम द्वारा मारा गया। क्या कहा जाएगा? राम द्वारा मारा गया। सांप गायब क्यों हो गया? सांप गायब इसलिए हो गया क्योंकि सांप सामने पड़ा है। अगले ने पूछा ही ऐसे, उसका वे क्या है पूछने का? ये किसके द्वारा मारा गया? तो अगला ये नहीं कहेगा कि सांप मारा गया, वो क्या कहेगा कि राम द्वारा मारा गया। यहां पर ये मारने का भाव है और ये भाव प्रधान हो गया, इस कारण कैसा वाच्य हो गया? भाववाच्य हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब अंतर क्या है, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है, इसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक ही सेंटेंस को कई रूपों में ले जाएंगे। जैसे राम पढ़ता है, राम वाक्य का कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। राम कहानी पढ़ता है। अब राम द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। देखिए राम वाक्य का कर्ता है और पुल्लिंग है, क्रिया क्या आई है? स्त्रीलिंग, मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं है, तो यह वाक्य किसी भी सूरत में कर्तृवाच्य
नहीं हो सकता, ये कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं हो सकता। अब राम द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? कहानी। कहानी क्या है? स्त्रीलिंग। और क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग। तो कहानी के अनुसार क्रिया है, अर्थात स्त्रीलिंग क्रम है, क्रम के अनुसार क्रिया, तो वाच्य कौन सा हो गया? क्रम वाच्य हो गया। इस सेंटेंस को बहुवाच्य बनाने के लिए कहानी को हटा देंगे, राम द्वारा पढ़ी जाती है, राम द्वारा पढ़ी जाती है, वाच्य कैसा हो गया? बहुवाच्य। या राम द्वारा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? बहुवाच्य। तो इस वीडियो में वाच्य का ये आधा ही वीडियो है, आधा वाच्य अभी बाकी पड़ा है, क्योंकि लगभग 25 मिनट के तकरीबन वीडियो बन चुका है, और इसलिए पूरा इस वीडियो में आएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम वाच्य रूपांतरण पढ़ेंगे, और ये कर्तृवाच्य है तो क्यों है, क्रमवाच्य है तो क्यों है, बहुवाच्य है तो क्यों है, किस प्रकार ये चेंज होता है, इन तमाम बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप वाच्य का अभ्यास करते रहे। वाच्य को 3rd टाइम पढ़ा दिया गया है, तीसरी बार आपके समक्ष वाच्य लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।